So in the last class, we were discussing about the design procedure of the machine element. We were discussing about the design procedure for the machine element. सर क्वेश्चन दिया था आपने लास्ट में, वो सॉल्व करा दो एक बार। हाँ, उसको कराऊंगा, मैं ले लूंगा बीच में, है ना, इसके जस्ट बाद बीच में ले लूंगा उसको, है ना। कुछ एक आध को लोगों ने तो कर भी लिया है, वो मेरे पास व्हाट्सएप आए हैं, बट आई विल एक्सप्लेन इन द क्लास। सो मशीन एलिमेंट और मशीन, है ना, अभी हम दोनों की डिजाइन प्रोसीजर में थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे, काफी स्टेप सेम होंगे। तो मशीन और मशीन एलिमेंट, है ना, मशीन और मशीन एलिमेंट में फर्क क्या है? मशीन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी मशीन एलिमेंट्स, है ना। एक मशीन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो एलिमेंट की डिजाइन में हमने ये देखा, सबसे पहले हमको चाहिए नीड, है ना। टेक्निकल भाषा में कहें तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले फंक्शन। नीड से फंक्शन पता लगता है ना। टेक्निकल लैंग्वेज में सबसे पहले स्पेसिफाई द फंक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट होता है डिजाइनर के लिए, वो फंक्शन को किसी भी तरह से स्पेसिफाई कर ले, नीड के हिसाब से, है ना, अपनी विवेक से, जैसे भी है, स्पेसिफाई द फंक्शन। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या था? फोर्स एनालिसिस। फोर्स एनालिसिस, वेरी गुड, आप लोग को याद है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद हमने किया था मटेरियल सिलेक्शन। मटेरियल सिलेक्शन के लिए हमने कल 4 बातें डिस्कस की थी डिटेल में, आज नहीं करेंगे। आज तो हमें मेन जोर देना है मशीन पर, है ना। आज मशीन एलिमेंट पर जोर नहीं देना है, मशीन पर जोर देना। तो मटेरियल सिलेक्शन के बाद फिर हमने क्या किया था? फेलियर क्राइटेरिया। हाँ, थोड़ा म्यूट कर लेंगे सभी पार्टिसिपेंट्स, और ओपन करके रख सकते हैं यदि कोई डिस्टरबेंस नहीं है। यदि आपकी फैमिली में कोई डिस्टरबेंस है तो फिर आप म्यूट करके रखिए, है ना। तो फोर्स एनालिसिस, मटेरियल सिलेक्शन, फेलर क्राइटेरिया। अब थोड़ा सा, हाँ, फेलर क्राइटेरिया के बाद में चलिए बताइए डायमेंशन। ये 5 स्टेप हमने कल देखे थे, है ना, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ से बात करें, फोर्स एनालिसिस कौन सा सब्जेक्ट यूज हो गया? अप्लाइड मैकेनिक्स। मटेरियल सिलेक्शन कौन सा सब्जेक्ट यूज हो गया? मटेरियल साइंस। मोटा मोटा बता रहा हूँ, सब्जेक्ट तो और भी बहुत सारे यूज हो जाते हैं। फेलर क्राइटेरिया कौन सा सब्जेक्ट? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है। अब डायमेंशन निकल गई प्रोडक्ट एलिमेंट की। अब डायमेंशन के बाद एलिमेंट के अंदर, मान लो कि आपका एलिमेंट सपोज शाफ्ट है। क्या है? सपोज शाफ्ट है आपका। तो शाफ्ट के अंदर आप देखेंगे कहीं पर तो पता लगा गियर असेंबली हो रही है, कहीं पर उसमें पुली लग रही है ना, किसी पॉइंट पे पुली है, कहीं पॉइंट पे गियर है ना, या फ्लाई व्हील है, कुछ भी, मतलब हर एलिमेंट के अंदर कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो जहां जहां ये असेंबली लगती हैं वो पॉइंट थोड़े क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, वहां पे बेंडिंग मूवमेंट के मैक्सिमम होने के भी चांसेस होते हैं, और फेल्योर होने के चांसेस भी इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पर ज्यादा होते हैं, है ना। तो डायमेंशन निकलने के बाद एक बार हमारा काम ये रहता है कि जस्ट मॉडिफाई द डायमेंशन एट द क्रिटिकल प्लेसेस इफ नीडेड। तो जरूरी स्टेप नहीं है, तो मॉडिफाई द डायमेंशन एट द क्रिटिकल प्लेसेस, ये एक छठा स्टेप और पड़ गया इसमें। और लास्ट स्टेप होता है, सब कुछ काम हो गया तो लास्ट में क्या बनाना होगा? ड्राइंग, है ना, वर्किंग ड्राइंग। अच्छा, वर्किंग ड्राइंग में कौन से सब्जेक्ट का यूज हो गया? इंजीनियरिंग ड्राइंग। फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने, है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना। ये टूल्स देखें तो वो बहुत सारे टूल आ गए, प्रोई, कैटिया वगैरह सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। बाकी जो बेसिक है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग है या मशीन ड्राइंग है। तो ये कितने स्टेप हो गए? आज 2 स्टेप मैंने बढ़ा दिए हैं, तो अभी कंप्लीट डिजाइन हो गई मशीन एलिमेंट की। 7 स्टेप होते हैं, एग्जाम में आता है, तो ये 7 स्टेप का फ्लो चार्ट आपको बनाना है। ठीक है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा मशीन। तो मशीन कॉम्बिनेशन है ना। मशीन क्या है? कॉम्बिनेशन है कई सारे एलिमेंट्स का। तो जैसे एलिमेंट का एक फंक्शन होता है, ऐसे ही पूरी मशीन का भी एक फंक्शन होता है, टोटल मशीन का भी एक फंक्शन होता है। तो पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा, कुल मिला के डिजाइनर को क्या पता करना पड़ेगा? उस मशीन का फंक्शन पता करना पड़ेगा।
और ये फंक्शन भी उसको वहीं से पता लगेगा, नीड से ही पता लगेगा, है ना। तो चलिए, हमको फंक्शन पता लग गया, तो पहला स्टेप सेम हो गया। अब दूसरा स्टेप, अब दूसरे स्टेप में हम क्या करें? फंक्शन तो हमने पता कर लिया है, और ये फंक्शन कैसे पता किया? मार्केटिंग सर्वे से पता कर लिया आपने खुद सर्वे कर लिया, या आप मार्केटिंग के लोगों के साथ चले गए थोड़ा 1-2 दिन के लिए, उनके साथ फील्ड में चले गए, या उनसे इनपुट ले लिया, आपको स्पेसिफिकेशन पता लग गया, फंक्शन पता लग गया। ठीक है, अब इस मशीन को या मैकेनिकल सिस्टम को बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। कोई एक तरीका तो नहीं होता किसी काम को करने का, कई तरीके हो सकते हैं। तो डिजाइनर क्या करेगा? पहले अपने एक लिस्ट बनाएगा, है ना, कि इस काम को करने की कौन कौन सी मैकेनिज्म है ना, इस मशीन को बनाने की या इस मैकेनिकल सिस्टम को बनाने की कौन कौन सी मैकेनिज्म हो सकती है, प्रोबेबल मैकेनिज्म, है ना। तो पता लगा 3 मैकेनिज्म उसके दिमाग में आ गई, 3 मैकेनिज्म उसके दिमाग में आ गई। फॉर एग्जांपल, कैसे 3 मैकेनिज्म हो सकती हैं किसी काम में? जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए कोई पंचिंग प्रेस है। क्या है? पंचिंग प्रेस। तो अब इस पंचिंग प्रेस में मोशन देने के लिए कई सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। जैसे कि एक अरेंजमेंट हो सकता है कि मेरे पास इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर को मैंने क्रैंक से कनेक्ट किया, क्रैंक से कनेक्ट करने के बाद उसमें कनेक्टिंग रॉड की हेल्प से मैंने पंच को मोशन दे दी। पंचिंग प्रेस में क्या रहता है? पंच होता है, पंच को हमको मोशन देनी है। पंच को मोशन मिलेगी तो ये क्या करेगा? पंचिंग ऑपरेशन करेगा, ब्लैंकिंग ऑपरेशन करेगा, किसी प्लेट में होल करने हैं तो होल की प्रोसेस करेगा, व्हाटएवर। तो इस वाली मैकेनिज्म में क्या हुआ? इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सी रोटेशन? इसमें रोटेशन हो रही है, रोटेशनल मोशन है। क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड की हेल्प से हमने उस पंच को क्या दे दी? रेसिप्रोकेटिंग मोशन दे दी। मान लीजिए कि हमारा प्रोडक्ट जो है पंचिंग मशीन था, फॉर एग्जाम्पल हमारे को पंचिंग मशीन की नीड थी। तो एक मैकेनिज्म ये हो सकती है कि इलेक्ट्रिक मोटर, क्रैंक और कनेक्टिंग। अब दूसरी मैकेनिज्म क्या हो सकती है इसी को करने की? पंच को मोशन देनी है, मैं पंच को मोशन देने के लिए कई प्रोसेस हो सकती है। एक ये हो गई। दूसरी, स्क्रू एंड नट का भी अरेंजमेंट हो सकता है। स्क्रू जैक पढ़ा है ना आपने, अप्लाइड मैकेनिक्स लैब में स्क्रू जैक भी था। तो यहां पर हम स्क्रू की हेल्प से इस पंच को हम क्या कर सकते हैं? मोशन दे सकते हैं। तब भी हमारी पंचिंग का प्रोसेस हो जाएगा, फंक्शन पूरा हो जाएगा। एक और मैकेनिज्म हो सकती है, थोड़ी सी कॉस्टली मैकेनिज्म, यदि मान लो बजट अलाउ करता हो तो, यदि वो मैकेनिज्म के अंदर तो हाइड्रोलिक्स यूज कर सकते हैं, है ना। हाइड्रोलिक सिलेंडर, है ना, पिस्टन, वाल्व, है ना। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिए हैं, इसके अलावा भी और मैकेनिज्म हो सकते हैं। सर जैसे एक फ्री फॉल भी तो ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हैं, बहुत सारी मैकेनिज्म हो सकती हैं। तो अब ये वाले स्टेप पे हम हैं, तो डिजाइनर का काम क्या है कि वही जो भी प्रोबेबल मैकेनिज्म्स होती हैं उनको आप लिस्ट आउट करो, है ना। और लिस्ट आउट करने के बाद उनके प्रोज एंड कॉन्स देते, किसमें क्या फायदा है, इस मैकेनिज्म में क्या फायदा है। जैसे मान लो कॉस्ट के हिसाब से देखें, तो कॉस्ट के हिसाब से देखें आप, तो पता लगा स्क्रू एंड नट वाली जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही चीप है। क्या है? वो बहुत ही चीप पड़ेगी, बहुत ही सस्ती पड़ेगी ये वाली मैकेनिज्म। ठीक है, मुझे सुन पा रहे हैं आप? यस सर। बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड इज विजिबल टू यू? बोर्ड नहीं दिख रहा है ना? अब दिखा होगा। हाँ, मेरे सामने से भी हट गया था। जरा सा हेलो। हाँ, जस्ट वेट, मैं कुछ सेटिंग्स कर रहा हूँ इसमें। चलिए, तो हम बात कर रहे थे मैकेनिज्म पर। तो हम इन मैकेनिज्म्स को बहुत ही
मतलब एक कई पॉइंटों पे खरा देख सकते हैं कि कौन सी मैकेनिज्म सस्ती है। जैसे स्क्रू एंड नट बहुत ही चीप है ना, हाइड्रोलिक सिलेंडर वगैरह करेंगे कॉस्टली मैसेज हो जाएगी। अब इफिशियंसी के हिसाब से कंपेयर करोगे तो पता लगा स्क्रू जैक भले ही सस्ता है, कॉस्ट तो कम है, लेकिन स्क्रू जैक की इफिशियंसी आपने देखी है कितनी आती थी, आपने कैलकुलेट की हो तो हाईली स्क्रू जैक की इफिशियंसी 50% से तो कम ही रहती है, 15%, 22%, 30% ऐसे इफिशियंसी मिलती है। इफिशियंसी इज लेस इन दिस केस। तो इस वाले स्टेप पे हम क्या करते हैं, जो भी प्रोबेबल मैकेनिज्म्स होती हैं किसी काम को करने की, उसमें से हम कोई एक मैकेनिज्म स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, अपने बजट के अकॉर्डिंग, जो भी नीड के अकॉर्डिंग वी विल सेलेक्ट वन मैकेनिज्म, है ना। स्टडी ऑल द मैकेनिज्म, इसको पूरा ऐसे लिखो, स्टडी ऑल मैकेनिज्म्स पॉसिबल एंड सेलेक्ट only one mechanism out of them। ठीक है, इसी वाले स्टेप को कई बुक्स में डिजाइन सिंथेसिस के नाम से बोला जाता है ना। कभी कभी एग्जाम में आता है कि भाई बताओ डिजाइन सिंथेसिस क्या है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी मैकेनिज्म देखी और उसमें से किसी एक मैकेनिज्म को सेलेक्ट किया, तो इसी बात को हम टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, डिजाइन सिंथेसिस। तो आप ये लिखने की बजाय सीधे सीधे डिजाइन सिंथेसिस भी लिख सकते हैं। डिजाइन सिंथेसिस का मतलब है स्टडी ऑल द मैकेनिज्म्स एंड सेलेक्ट वन प्रॉपर मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड स्पेसिफिकेशंस। चलिए अब आगे चलते हैं। आपने एक मैकेनिज्म सेलेक्ट कर ली, अब इस मैकेनिज्म में मशीन के अंदर जो भी पार्ट्स हैं, है ना, बहुत सारे पार्ट्स हैं, P1, P2, P3, तो इन पार्ट्स का आप क्या करेंगे, एक जनरल लेआउट बनाएंगे आप, है ना। जैसे ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है ना। तो इन पार्ट्स के बीच में क्या इंटरकनेक्शन है ना, ये पार्ट डिजाइन हो जाएगा, ये पार्ट डिजाइन हो जाएगा, फिर इन दोनों पार्टों को आप असेंबल कैसे करने वाले हैं, कौन सी जॉइनिंग मेथड से, है ना। हो सकता है आप इन दोनों के बीच में कोई वेल्डिंग जॉइंट बना रहे हो सकता है रिवेटेड जॉइंट बना रहे हो, है ना। हो सकता है आप कोई और मेथड से इसको यूज कर रहे हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन मेथड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जनरल लेआउट प्रिपेयर करता है डिजाइनर, प्रिपेयर जनरल लेआउट। जितने भी प्रोडक्ट है उनका जनरल लेआउट बनाएगा, और जनरल लेआउट करने के बाद सजेस्ट करेगा या सेलेक्ट करेगा जॉइनिंग मेथड्स बिटवीन द पार्ट्स या बिटवीन देम। तो ये थर्ड स्टेप हुआ। देखो फिर से समझ लो, सबसे पहले हमें स्पेसिफिकेशन पता लगा, फिर हमने स्टडीज अल्टरनेट मैकेनिज्म्स की स्टडी की, है ना। स्टडी करने के बाद फिर हमने एक मैकेनिज्म सेलेक्ट कर ली, फिर उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमने जनरल लेआउट बनाया, और उस जनरल लेआउट में हमने पार्ट्स के बीच में होने वाली जॉइनिंग मेथड्स को स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अब स्पेसिफाई जब हो गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, डिजाइन द इंडिविजुअल कंपोनेंट। अब ये वाला मेथड आ गया। अब ये इंडिविजुअल कंपोनेंट वाला जो मेथड है, ये हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। ये जो लेफ्ट साइड में लिख रहा है ना मशीन एलिमेंट, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट है। तो ये वाला जो स्टेप है, डिजाइन द इंडिविजुअल कंपोनेंट, ये अपने आप में पूरे 7 स्टेप समाये हुए हैं जो हमने कल की क्लास में पढ़े। कल की क्लास में हमने 5 स्टेप पढ़े थे, आज मैंने 2 और बढ़ा दी। तो ये वाला स्टेप अपने आप में 7 स्टेप्स को कवर करता है, मशीन एलिमेंट, है ना। चलिए अब डिजाइन हो गए, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट मतलब पहला कंपोनेंट, जैसे हम मान लीजिए ये वाली मैकेनिज्म ले रहे हैं, स्क्रू एंड नट, तो हम पहले डिजाइन दी स्क्रू, उसके बाद डिजाइन दी नट, और मान लीजिए हम इधर ले रहे हैं कनेक्टिंग रॉड वाले केस में, तो हम लेंगे डिजाइन दी कनेक्टिंग रॉड, देन डिजाइन दी क्रैंक, और थर्ड केस में डिजाइन दी हाइड्रोलिक सिलेंडर एंड डिजाइन दी बॉल्व्स। इस तरह से हमारी एलिमेंट्स की डिजाइन हो जाएगी। अब चलिए आगे चलते हैं, एलिमेंट डिजाइन हो गए। अब इस एलिमेंट के अंदर फोर्स एनालिसिस अपने आप हो गई, देखो, क्योंकि फोर्स एनालिसिस दूसरा स्टेप था
तो ये 7 स्टेप के अंदर सारा कुछ समाया हुआ है, उसकी फंक्शन भी समाई हुई है, फोर्स एनालिसिस है, मटेरियल भी समाया हुआ है। हो सकता है कि सारे प्रोडक्ट के लिए, सारे पार्ट्स के लिए एक ही मटेरियल थोड़ी होगा, है पता लगा कनेक्टिंग रॉड किसी और मटेरियल के लिए है और पिस्टन रॉड किसी और मटेरियल की है, पिस्टन किसी और मटेरियल का है, लाइक दैट। तो मटेरियल सिलेक्शन हर इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए अलग अलग मेथड होगी, टेलर क्राइटेरिया भी अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस, है ना। सबकी अलग अलग डायमेंशन निकलेगी, सबकी डायमेंशन अलग अलग मॉडिफाई होगी और सबकी अलग अलग इंडिविजुअल ड्राइंग बनेगी। बस समझ में आ गई। तो ये स्टेप अपने आप में पूरे 7 स्टेप को इंक्लूड किए हुए हैं जो हमने कल पढ़ा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमारा इंडिविजुअल कंपोनेंट डिजाइन हो गया, तो कंपोनेंट डिजाइन होने के बाद फिर क्या करना है? फिर तो क्या करेंगे बताइए, आप लोग बताइए सोच के। असेंबली सर। असेंबली है ना, लास्ट स्टेप अब क्या रह गया? असेंबली और वर्किंग ड्राइंग्स। वर्किंग ड्राइंग बना दोगे पूरी। देखो वर्किंग ड्राइंग यहाँ भी बन रही है, यहाँ उसकी पार्ट की ड्राइंग बन रही है और यहाँ पे पूरी कंप्लीट ड्राइंग हो जाएगी सारे पार्ट्स को मिलाकर, असेंबली को मिलाकर। और ये जो फाइनल ड्राइंग है, ये फाइनल ड्राइंग आप भेज देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर इसको स्टार्ट करेगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, वो फिर प्रोडक्शन का काम। आई थिंक तो कितने स्टेप हो गए जरा काउंट कर लें। एक स्पेसिफिकेशन, दूसरा मैकेनिज्म, तीसरा 5 सर। चौथा, हाँ 5 स्टेप्स हो गए, है ना। तो जब कभी भी यदि एग्जाम में आता है तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है। यदि मशीन एलिमेंट के लिए आता है तो ये फ्लो चार्ट बनाना है। और हाँ बोलिए सर। ये सर डिजाइन इंडिविजुअल कंपोनेंट के बाद में क्या क्या बताया सर? वही चली गई थी सर मेरी तरफ से। अच्छा, डिजाइन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट में, हाँ उसके बाद में क्या बताया सर? उसके बाद में ये बताया था कि जितने भी कंपोनेंट हैं वो डिजाइन हो चुके हैं और उनके आपस की जॉइनिंग मेथड भी हमें क्लियर है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं। तो उस जॉइनिंग मेथड की हेल्प से हम उसकी असेंबली बना देंगे, है ना। मतलब हम फाइनल मशीन को तैयार कर लेंगे और उसकी फिर हम क्या करेंगे, वर्किंग ड्राइंग बता देंगे। और वर्किंग ड्राइंग के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि कहाँ पर कितना हमें फिलेट चाहिए, मान लो वेल्डिंग में फिलेट चाहिए तो फिलेट की रिक्वायरमेंट देंगे, कहाँ पर हमें हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ कितना सरफेस फिनिश चाहिए, कितना ग्रेड चाहिए। मतलब वर्किंग ड्राइंग के अंदर ऑल दी इंफॉर्मेशन होती है। प्रोडक्शन इंजीनियर को डिजाइन इंजीनियर से पूछने के लिए नहीं आना है, वो सब कुछ उसको कहाँ मिलेगा? वर्किंग ड्राइंग के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये 5 स्टेप जो हैं ये मशीन के स्टेप हैं और ये 7 स्टेप जो हैं ये मशीन एलिमेंट है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, अब स्टेप्स याद रहेंगे। हाँ बोलिए सर। जो थर्ड आपका स्टेप है मशीन डिजाइन में, हाँ, इसको कोई सिंगल वर्ड में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सर प्लीज? वो प्रिपेयर जनरल लेआउट को। अच्छा, जैसे कि हमने, हाँ जैसे कि हमने इसको किया है डिजाइन सिंथेसिस वाले को। यस सर, यस सर। है ना, डिजाइन सिंथेसिस को जो हमने किया है, तो इसके लिए जनरल वर्ड ऐसा कोई है नहीं। आप चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ जॉइनिंग मेथड्स लिख लीजिए, सजेस्ट जॉइनिंग मेथड्स लिखें तब भी चल जाएगा। ओके सर। हाँ, बस एक इनमें से कोई एक नाम आ जाना चाहिए, जनरल लेआउट या जॉइनिंग मेथड्स, तो ये स्टेप मान लिया जाएगा। ओके सर। करेक्ट। चलिए, तो ये थोड़ी सी हमारी बात हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये रट जाएं आपको। फ्लो चार्ट हाथ से बना लीजिए कॉपी में, है ना। असाइनमेंट एक कॉपी बना लीजिए आप पूरी मशीन डिजाइन की अलग, उसी में नोट करते जाएगा। तो अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ बोर्ड को, और अब जरा सा कल का असाइनमेंट ले लेते हैं। कल के असाइनमेंट में हमने एक बीम दिया था आपको, बीम के ऊपर एक लोडिंग कंडीशन दी थी हमने। तो यहाँ पे लोड की इंटेंसिटी 5 थी और यहाँ पे लोड की इंटेंसिटी 25 थी, है ना। लोड इंटेंसिटी की यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर और यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी थी 5 किलो न्यूटन पर मीटर। और इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी? 4 मीटर लेंथ थी। बीम की लेंथ हमने कितनी दी थी? 4 मीटर। 4 मीटर इसकी लेंथ है। अच्छा, यहाँ पे एक सपोर्ट लगी हुई है और यहाँ पे एक सपोर्ट लगी हुई है, 2 सपोर्ट है ना। तो पहली सपोर्ट को हम पॉइंट ए है ये, इसलिए हम सपोर्ट को नाम दे देते हैं आर ए, और ये वाली सपोर्ट को हम नाम दे देते हैं आर बी। करेक्ट। अब ये लोडिंग कंडीशन जो है, ये पूरा का पूरा लोड जो है यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड है। ऐसा लोड है, वेराइंग लोड है। तो
इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप इस लोड को, ये लोड किस फॉर्म में है, ट्रेपीजियम के शेप में है। ये आपको कैसे शेप में दिख रहा है, ट्रेपीजियम के शेप में, है ना। जैसे आप देखें कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मान लो ये सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। तो ए बी सी डी जो है एक तरह से आपका ट्रेपीजियम है ना। ट्रेपीजियम मतलब जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं, है ना। उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। तो यदि हमें ट्रेपीजियम को वर्क करें तो हमें ट्रेपीजियम का सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता है ना। कि पता, मान लो कोई ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम का जैसे ट्राइंगल के केस में आपको पता है कि जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका जो सेंट्रोइड होता है वो आपको पता है कि यदि ये वाली डिस्टेंस b है तो ये सेंट्रोइड इधर से b/3 की डिस्टेंस पे होता है। ये आपने पढ़ा होगा सॉम में कि सेंट्रोइड जो है वो b/3, हाँ मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, कहीं कहीं आएगा, 11 12 में भी आ जाता है कि ये b/3 की डिस्टेंस पे इसका सेंट्रोइड होता है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला काफी इजी है ना। ऐसे ही आप कहें कि सर्किल के केस में सेंट्रोइड कहाँ होता है तो वो उसके सेंटर पे ही होता है ना। तो यदि इस पॉइंट से सेंट्रोइड की डिस्टेंस देखेंगे तो कितनी होती है, रेडियस के बराबर होती है, r होती है ना, रेडियस के बराबर सेंट्रोइड की डिस्टेंस। ऐसे ही मान लो कोई शेप सेमी सर्किल है तो उस केस में उसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस कितनी होती है ना। यदि हम इस पॉइंट से देखें, ए पॉइंट से मान लो, तो इस सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये वाली डिस्टेंस तो r हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये कितनी होती है, याद आ रहा है सेंट्रोइड कितना होता है, 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। हाँ याद आ रहा होगा आपको, है ना। तो इधर से r, इधर से 4r/3 पाई, है ना। अब इस मान लो ट्राइंगल के केस में देखें तो इधर से b/3 और इधर से हाइट में कितना रहता है, h/3, और h क्या है, इसकी हाइट है ना। तो ये थोड़ा सा सेंट्रोइड का मामला है, मतलब ये जो कुछ शेप है इनके सेंट्रोइड हमें पता रहते हैं। अब ट्रेपीजियम का सेंट्रोइड भी आपको पता हो सकता है, यदि आपको पता है तब तो ये प्रॉब्लम आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि मान लो इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया जाए। तो मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब ये जो पूरा का पूरा लोड है, तो लोड को हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ऐसे ही निकालते हैं। अब एरिया कैसे निकलता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स में देखो ये वाली साइड की इंटेंसिटी कितनी है, 5, तो इसको तो 5 ले लेंगे हम, और दूसरी साइड की इंटेंसिटी कितनी है 25, इसको 25 ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट कितनी है 4 मीटर, यही तो हाइट है, तो 4 मीटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा 60, और यूनिट क्या आएगी किलो न्यूटन। तो मैं फोर्स मिल गया। देखो ये 5 जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 5 या 25, ये कोई फोर्स नहीं है, ये फोर्स की इंटेंसिटी है। फोर्स की क्या है, इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, कहीं पे तो 5 है और कहीं पे 25 है, और बीच में ये 5 से 25 के बीच में वेरी कर रही है। तो जब इंटेंसिटी वेरी करती है तभी हम उसको क्या कहते हैं, यूवीएल कहते हैं, और जब इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, यूडीएल कहते हैं, करेक्ट। तो जब रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा एम होता है कि यूवीएल को आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लो, इसमें कन्वर्ट कर लो, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लो, ये हमारा सबसे पहला एम होता है। तो अब पॉइंट लोड में कन्वर्ट तो हो गया, पॉइंट कितने का फोर्स बन गया, 60 किलो न्यूटन का पॉइंट फोर्स बन गया, ये पॉइंट फोर्स बन गया। अब ये पॉइंट फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट करेगा, तो उसके लिए फिर सेंट्रोइड का कंसेप्ट आता है कि ये जो ट्रेपीजियम है इसका कहीं तो सेंट्रोइड होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंट्रोइड है इसका जी, है ना। तो इस जी वाली पॉइंट से एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो जो बीम को जहां भी काटेगी, है ना, उसी पॉइंट पर ये पॉइंट फोर्स एक्ट करेगा 60 किलो न्यूटन। बात समझ में आ गई मेरी, है ना। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम में ये जो जी होता है ये इधर से कितनी डिस्टेंस पे होता है। जैसे ट्राइंगल के केस में आपको पता है कितनी डिस्टेंस पे होता है, b/3 पे होता है
लेकिन ट्रेपीजियम के केस में आपको अभी शायद पता ना हो, है ना, अभी आपको शायद पता ना हो, लेकिन निकाला जा सकता है इस डिस्टेंस को, है ना। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, x बार इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। अब देखो इस पूरे ट्रेपीजियम को हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में बना हुआ मान सकते हैं। जैसे ये ट्रेपीजियम है, तो यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, तो देखो ये दो भागों में बट गया। पहला भाग रेक्टेंगल हो गया, है ना, और दूसरा भाग क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। पहला भाग तो आपका रेक्टेंगल हो गया और दूसरा जो भाग है वो आपका क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या हो गया, ट्रायंगल। तो अब इस पूरे ट्रेपीजियम का सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, उसको आप इस हेल्प से निकाल सकते हैं। पहला भाग रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है बताओ जरा। देखो रेक्टेंगल का एरिया आपको फिगर से पता चल जाएगा, ये 5 है, ये 4 है, 5 चौका 40 सर, 20 हो गया, 20 ये हो गया। अब इसका सेंट्रोइड कहाँ पर है, तो इसका सेंट्रोइड 4 मीटर को 2 मीटर है ना, तो मान लो हम इधर 2 से मीटर देखें, सर 2 हाँ, इधर से देखें तो 2 मीटर, इधर से भी 2 मीटर, तो हम मान लो इधर से मान लेते हैं, या इधर से मान लो, कहीं से ही मान लो हम इधर से मान लें, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है सेंट्रोइड की, G1, पहला सेंट्रोइड G1, इसकी डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, प्लस अब दूसरे एरिया पे आ जाओ। दूसरा एरिया ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसका बेस तो 4 है और इसकी हाइट कितनी है, 25 माइनस 5 है ना, पूरी 25 है, 25 में से 5 घटा दिया तो कितनी हाइट बची, 20। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, तो 20 चौका 80 बटे 2 यानी कितना आ गया, 40 आ गया। तो इसका एरिया हमने यहाँ ऐड कर दिया 40, ठीक है। और 40 मार्क करने के बाद हमने इसका सेंट्रोइड देखा, तो ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो इधर से कितना होता है, 12/3 2b/3 है ना, 2b/3। तो b कितना है हमारा, 4 मीटर, तो कितना हो गया 8/3, 8/3 हो गया। तो हमने इसको 8/3 से मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद हमने दोनों के एरिया ऐड कर दिए 20 प्लस 40 और इसको हमने सॉल्व कर लिया, जो भी आंसर आएगा तो वो हमारी ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, ये डिस्टेंस है ना। तो पता लगा वो डिस्टेंस जो भी आ रही है 4 मीटर से कम ही आएगी, है ना। यदि आंसर आपका 4 से ज्यादा आ जाए इसका मतलब तो आपने कहीं गलती कर दी है। तो टोटल लेंथ जब 4 है तो 4 को 2 भागों में डिवाइड करेगी, यहाँ पे कुछ अलग लेंथ आएगी। तो जब ये लेंथ आपको पता चल जाएगी तो अब ये प्रॉब्लम कितनी सिंपल हो गई, अब तो ये पॉइंट फोर्स की प्रॉब्लम हो गई ना। तो फिर तो रिएक्शन निकालना बहुत आसान है, RA प्लस RB इक्वल टू 60 कर देंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी सिग्मा FX इक्वल टू 0 से, और दूसरी इक्वेशन मूवमेंट से बन जाएगी RB इंटू डिस्टेंस माइनस 60 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। तो इस तरह से आप रिएक्शंस को निकाल सकते हैं, बट इस केस में आपको ट्रेपीजियम का सेंट्रोइड पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपको ट्रेपीजियम का सेंट्रोइड पता नहीं है, तो भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और वही मेथड अपनानी भी चाहिए। हमें ये मेथड नहीं अपनानी चाहिए, देखो इसमें काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, बढ़ गया काम हमारा, है ना। हाँ, सेंट्रोइड का एरिया निकालना पड़ा। ये तो मैंने नॉलेज के लिए बता दिया आपको, है ना। अब मैं आपको जरा इसका सिंपल तरीका बताता हूँ, तो मैं जरा से इसको फिर से क्लियर कर रहा हूँ। अब इसका सिंपल तरीका देखिए, ये हमारे पास बीम है, ये 5 इसकी यहाँ पे इंटेंसिटी है, ये 25 इंटेंसिटी यहाँ पर है, और ये पूरा यूवीएल आ रहा है। इस यूवीएल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये पहला पार्ट तो यूडीएल हो गया, दूसरा पार्ट ट्रायंगल हो गया। हमने पूरे ट्रेपीजियम को, मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि उसे सिंपल फिगर्स में, अब सिंपल फिगर्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल एक सिंपल फिगर है ना, ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, सेमी सर्किल हो गया, क्वार्टर सर्किल हो गया, ये सब एक जनरल फिगर कहलाते हैं। तो अभी यहाँ पर ना तो कोई सर्किल है ना क्वार्टर सर्किल है, केवल ट्रायंगल और रेक्टेंगल है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे तो मेरी रिएक्शन है ना, तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है ना, ये नीचे वाला पॉइंट A मान लेते हैं, वो तो लोड का वो है। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। अब A पॉइंट पर रिएक्शन इज RA
इस पॉइंट पे रिएक्शन इज आरबी। क्वेश्चन में तो मुझसे रिएक्शन पूछा गया है ना, तो Yes, मैं sir. क्या करूंगा, मैं तो दो इक्वेशन बना दूंगा फटाफट। देखो कैसे करूंगा मैं कुछ नहीं करने वाला ना, मैं सेंट्रोइड वगैरह पे अभी इतना नहीं जाऊंगा। आई विल डू जस्ट आर ए प्लस आर बी इक्वल टू टोटल फोर्स। अब रेक्टेंगल का एरिया 5 4 जा 20 प्लस इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया हो गया हाफ इंटू 4 इंटू 20, तो कितना आ गया 40। तो पहली इक्वेशन बन गई आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 1, है ना। ये इक्वेशन मैंने कैसे बना दी, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन मस्ट बी 0। अब मैं दूसरी इक्वेशन बना रहा हूं, समेशन ऑफ द मोमेंट, है ना, अबाउट पॉइंट ए, है ना, किस पॉइंट के अबाउट ले रहा हूं, अबाउट पॉइंट ए मस्ट बी 0। तो अब इसमें कैसे बनाऊंगा, देखो एक फोर्स तो क्या है आरबी है, एक फोर्स आर ए है। अब इसमें एक फोर्स रेक्टेंगल का है, एक फोर्स ट्रायंगल का है। तो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट मेक द इक्विवेलेंट डायग्राम सिंपल। दिस फोर्स इज आर ए, दिस फोर्स इज आर बी। अब रेक्टेंगल वाला फोर्स जो है, ये रेक्टेंगल का जो फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी है 20, रेक्टेंगल वाले फोर्स की वैल्यू 20 है, और रेक्टेंगल वाला फोर्स अपनी लेंथ के सेंटर पे वर्क करता है। तो ये 4 मीटर डिस्टेंस का डिवाइड कर दो, बीच में मिडिल पॉइंट मिल गया, 2 मीटर की डिस्टेंस हो गई ये, और इसकी फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई 20 किलो न्यूटन। करेक्ट हो गया, रेक्टेंगल खत्म हो गया। अब ट्रायंगल पे आ जाओ, ट्रायंगल का एरिया कितना है 40, है ना, ट्रायंगल का एरिया कितना है 40 किलो न्यूटन का फोर्स है, और ये 40 किलो न्यूटन का फोर्स अपने सेंट्रोइड पे काम करेगा। तो अब ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहाँ पे होता है 2b/3, और b की वैल्यू हमारे केस में कितनी है 8/3। 8/3। तो इस वाले पॉइंट से 8/3 की डिस्टेंस दिखाओ, दिस इज 8/3, और इस पॉइंट पे एक पॉइंट फोर्स दिखा दो, और उस पॉइंट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 40, जो भी ट्रायंगल का एरिया है, जो भी ट्रायंगल का एरिया है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये 40 होगा, करेक्ट। अब देखो पूरी की पूरी प्रॉब्लम पॉइंट फोर्स में बदल गई, और मुझे ट्रेपीजियम के सेंट्रोइड का कोई यूज भी नहीं करना पड़ा, केवल मैंने रेक्टेंगल के सेंट्रोइड से और ट्रायंगल के सेंट्रोइड से ही मेरा काम चल गया। मुझे ट्रेपीजियम का सेंट्रोइड जैसे मैं पिछले केस में निकाल रहा था, मुझे निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। जस्ट आई विल मेक द इक्वेशन आरबी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ कितनी है 4, तो ये हो गया आरबी मल्टीप्लाइड बाय 4, मूवमेंट कर रहा हूं, है ना, आरबी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और उसके बाद 40 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो ये माइनस में आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, 40 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 2 इक्वल टू 0। सारे फोर्स हो गए। अब देखो इस इक्वेशन में केवल एक अननोन है आरबी, तो आरबी आपका यहाँ से फाइंड हो जाएगा, है ना। तो आरबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 20 दूनी 40, 40 36.66 आएगी। हाँ, तो 40 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 प्लस 8/3, तो एक तरह से हो गया 40 इंटू 11/3, है ना। और ये वाला जो 4 है, ये 4 भी इधर डिवाइड हो गया, तो ये 4 यहाँ डिवाइड हो गया, तो ये 4 10 जब 40, तो ये 110/3 किलो न्यूटन हमारी आरबी आ गई। सिमिलरली आरए निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन से आप पुट कर दीजिए, यहाँ 2 अननोन है, एक अननोन पता लग चुका है, तो आपका ये हो जाएगा 60 माइनस 110/3, तो ये आपका हो जाएगा 70/3 किलो न्यूटन। दोनों वैल्यू निकल ली। तो ये तरीका ज्यादा अच्छा है ना, मतलब डोंट गो फॉर द ट्रेपीजियम, जस्ट डिवाइड द ट्रेपीजियम इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज रेक्टेंगल, सेकंड इज ट्रायंगल। आप बोलिए कोई क्वेरी है तो। सर ये कह रहा हूँ जब ये 8/3 कहाँ से आया था सर, ये बता दीजिए एक बार। 8/3 कैसे आया, गुड, है ना। इधर देखिए, इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट का नाम P दे रहा हूँ, इस पॉइंट का Q दे रहा हूँ, इस पॉइंट का R दे रहा हूँ, ठीक है। अब PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं बताइए, ये P है, ये Q है, ये R है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है, मान लीजिए ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना है 4 मीटर, तो बेस का ये वाली डिस्टेंस हो जाती है बेस का 1/3, और जो दूसरी वाली डिस्टेंस होती है वो हो जाती है अपोजिट साइड वाली बेस का 2/3, तो 4 इंटू 2/3। बेस का 2/3 होती है लेफ्ट वाली डिस्टेंस, और 1/3 होती है राइट एंगल साइड वाली डिस्टेंस। यार जिधर राइट एंगल बनता है उधर वाली डिस्टेंस 1/3 होती है,
और जिधर राइट एंगल नहीं बनता है उधर वाली डिस्टेंस 2/3 होती है, ये याद रखिए सेंट्रोइड में। तो मैंने यहाँ पे 2/3 वाली डिस्टेंस ली है ना, 4 × 2/3 किया है ना, तो 4 × 2/3 करके 8/3 आ जाएगा। आपका क्लियर हो गया होगा सर? हाँ सर ये जो आपने मोमेंट जब लिया है हाँ ma=0, तो हाँ। उसमें आपने 40 और 20 मतलब ट्राइंगल का अलग कंसीडर किया, स्क्वायर का अलग कंसीडर किया है, हाँ, तो वो एक ही बॉडी। हाँ देखो ये 40 जो फोर्स है ये तो ट्राइंगल वाला है, ये 40 कौन सा वाला है? ट्राइंगल वाला। तो ये ट्राइंगल के सेंट्रोइड पे काम कर रहा है ना। और ये जो है ये रेक्टेंगल वाला है, ये रेक्टेंगल के सेंट्रोइड पे काम कर रहा है। तो नहीं जब सर, हम हाँ एक नहीं ले सकते थे जब एक ही बॉडी तो है। नहीं, बॉडी भले बॉडी एक यदि कंसीडर कर रहे हो तो फिर वो ट्रेपीजियम एक है, लेकिन जब हमने ट्रेपीजियम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इट इज ट्रीटिंग जस्ट लाइक 2 एरियाज। इट इज नॉट वन एरिया, इट इज 2 एरिया। हाँ, यदि आपको 1 एरिया के हिसाब से काम करना है तो जो मेथड मैंने इससे पहले बताई है जो कठिन है, फिर आपको उस पर जाना पड़ेगा। ठीक तो है, पूरा सेंट्रोइड निकाल लेंगे 1x1 + 8। हाँ, जब आपने 2 एरिया में डिवाइड कर दिया तो फिर आप उसको एक एरिया मान के सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ सर, आपने जो ये पॉइंट से लिया है, ये हम बी पॉइंट से भी ले सकते हैं क्या, b/3 वाला? हाँ ले सकते हैं, सेम आंसर आएगा। देखिए करके बताऊं मैं आपको। यस सर, एक बार बी पॉइंट से देखिए, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा आपका। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब जरा सा टाइम हमारे पास अभी है ना, वी आर हैविंग टाइम सफिशिएंट। तो चलिए हमारे पास ये बीम है, ये हमारा 5 इंटेंसिटी है, ये 25 इंटेंसिटी है। इसको हमने यहाँ जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट 1 और ये हमारा सेकंड पार्ट 2। ठीक है, अब जब हमने इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया तो ये पॉइंट हमारा ए था, ये पॉइंट हमारा बी था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहे हैं तो इक्विवेलेंट डायग्राम में रेक्टेंगल वाला जो एरिया है A1 है ना, रेक्टेंगल वाला एरिया कितना है? 20, और ये वाला एरिया कितना है? 40। तो जो 20 वाला एरिया फोर्स है, 20 वाला जो फोर्स है वो तो रेक्टेंगल के सेंट्रोइड पे काम कर रहा है G1 पर। तो G1 से एक लाइन ले ली मैंने और वो इस तरह से दिखा दिया, ये G1। ठीक है, सीधी लाइन आएगी बिल्कुल, G1 से एकदम सीधी लाइन आएगी जो इसको टच करेगी। ठीक है, इस तरह से टच करेगी G1। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 20 किलो न्यूटन। अब दूसरा एरिया 40 वो ट्राइंगल का है, तो ट्राइंगल के सेंट्रोइड पे काम करेगा। ट्राइंगल का सेंट्रोइड G2। अब G2 G की साइड से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 4/3 है ना। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4/3। और इधर से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। ये हो गई 4/3 मीटर। ठीक है, अब हम देखो पहली वाली इक्वेशन, ये रिएक्शन कितनी है? RA। और ये वाली रिएक्शन कितनी है? जरा म्यूट करिए, किसी का डिस्टरबेंस हो रहा है ना, म्यूट करिए। अब देखिए फॉर्मेट में, मतलब इसमें मैं अब इक्वेशन बनाता हूँ। तो पहली इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, RA + RB = 20 + 40 है ना। देखो नीचे के फोर्स बराबर ऊपर के फोर्स, तो नीचे के फोर्स क्या है? RA + RB, और ऊपर का फोर्स क्या है? 20 + 40। ये वाला फोर्स कितना है? 40 किलो न्यूटन। तो ये कितना आ गया? 60। पहली इक्वेशन एज इट इज रहेगी, नो प्रॉब्लम। अब दूसरी इक्वेशन में हमने क्या किया? पॉइंट बदल दिया। पहले हमने ए पॉइंट से किया था, अब हम ए से ना करके अब हम बी पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। तो अब सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होंगी? बी पॉइंट से मेजर होंगी। तो चलिए, पहला फोर्स कितना है? RA। तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी है? RA मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अब RA की डिस्टेंस कितनी है बी पॉइंट से? 4 मीटर। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में। अब देखो इस बी पॉइंट की तरफ यदि इस एरो को आप लाओगे तो ये कैसा मूवमेंट आ रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज आ रहा है। देखो ए पॉइंट से आप घुमाओगे तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है बी पॉइंट की तरफ। तो क्लॉकवाइज को हम अपना कन्वेंशन मान लेते हैं कि हम माइनस ले रहे हैं उसको, क्लॉकवाइज को माइनस और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस। तो इसलिए मैंने इसमें माइनस लगा दिया, है ना। अब आते हैं 20 के फोर्स पे। 20 का मूवमेंट आप देखो एरो का, तो 20 के एरो का मूवमेंट ऐसे जाएगा बी पॉइंट की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या ले लेंगे? प्लस। अब फोर्स की वैल्यू कितनी है? 20, और इस 20 का डिस्टेंस कितना है बी पॉइंट से? 2 मीटर। 20 कर दिया। अब आ जाओ ये वाला तीसरा फोर्स। ये फोर्स की वैल्यू कितनी है? 40।
और इसका भी मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो ये हो गया 40 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अब इस 40 की डिस्टेंस कितनी है, 4/3, तो इसको हमने 4/3 से मल्टीप्लाई किया और सारे फोर्स हो गए। आरबी का तो 0 ही हो जाएगा, तो दिस विल बी 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आरबी की वैल्यू आपको वही मिल जाएगी जो आपको पहले मिली है। आ रही है उतनी कि नहीं आ रही है बताइए? सर आर ए की आएगी ना पहले तो। हाँ, क्योंकि यहाँ आर ए है ना अननोन, पहले आर ए की आएगी। आर ए को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो फिर आपकी आरबी की आएगी। तो इसमें आर ए को सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 70/3 आ जाएगा और आरबी को फिर -60 में से माइनस करेंगे तो 110/3 आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर है। जिस किसी ने पूछा था कि यदि हम पॉइंट क्लियर है ना? हाँ, मतलब ये बिल्कुल तय मान लीजिए, पॉइंट के बदलने से हमारी कंसेप्ट पे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम ए पॉइंट को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बी को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और ए और बी के अलावा कोई तीसरा पॉइंट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, लेकिन यदि आप तीसरा पॉइंट लेके सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको फिर इधर से डिस्टेंस चाहिए कि ये पॉइंट आपने कितनी दूर पे अज्यूम किया है, तो आप अपना काम खुद ही बढ़ा रहे हैं। इसलिए ये मतलब सलाह दी जाती है कि आप कोई भी जनरल पॉइंट्स पे काम करिए, या तो आप लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे काम कर लीजिए या राइट मोस्ट पे काम कर लीजिए, कोई अलग से बीच में अपना पॉइंट मत बनाइए, है ना। लेकिन मान लीजिए, ये आपको अपने विवेक से तय करना है कि कौन से पॉइंट पर काम करना ज्यादा इजी रहेगा। जिस पॉइंट पे इजी रहेगा बस उसी पॉइंट पे काम करिए, आंसर तो सेम ही आना है, नो प्रॉब्लम। तो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। यस सर। बोलिए सर। ये वाला मेथड तो क्लियर सर, ये वाला मेथड तो क्लियर है सर। वो फर्स्ट वाला थोड़ा सा बता दीजिए सर। फर्स्ट वाले में हमने ए पॉइंट पे लिया था, है ना। तो चलिए मैं ए पॉइंट की इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे। सर नहीं, ए पॉइंट वाला नहीं सर, जो इससे पहले बताया था, मतलब ट्रेपीजियम मानकर। हाँ सर, जो ट्रेपीजियम, हाँ ये सर। अच्छा, सिंगल। हाँ, तो उसको हम लोग जनरली प्रेफर नहीं करते हैं, पर फिर भी आप चाहते हैं तो समझ लीजिए, मैं बताता हूँ। अभी मैंने क्या किया है, रेक्टेंगल का फोर्स एक जगह दिखाया है G1 सेंट्रोइड पे, और ट्राइंगल का फोर्स मैंने कहां पे दिखाया है, G2 सेंट्रोइड पे। यदि मैं इस पूरे को रेक्टेंगल और ट्राइंगल में डिवाइड ही ना करूं तो ये मेरे लिए पूरा एक लोड है। ट्रेपीजियम पूरा मेरे लिए क्या है, एक सिंगल लोड है। तो जब ये सिंगल लोड है तो उस केस में इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, यहां तो सेम वही आएगा, आर ए, लास्ट पॉइंट पे आर बी आएगा। अब ये जो पूरा एक सिंगल फोर्स है, तो इस सिंगल फोर्स की वैल्यू कितनी है, 60 किलो न्यूटन। कितनी वैल्यू है, 60 किलो न्यूटन। देखो रेक्टेंगल की 20 थी, ट्राइंगल की 40 थी। अब तो न तो मैं रेक्टेंगल मान रहा हूं ना मैं ट्राइंगल मान रहा हूं, मैं तो कंप्लीट एक ट्रेपीजियम मान करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो कंप्लीट ट्रेपीजियम का जो एरिया है या जो इक्विवेलेंट फोर्स है वो कितना है, 60। तो अब ये 60 इस ट्रेपीजियम के सेंट्रोइड पे काम करेगा। अब वो सेंट्रोइड कहीं तो होगा, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट से जब आप लाइन लेंगे तो ये आपको सेंट्रोइड मिल गया, जी पॉइंट। तो इस पॉइंट पे आप फोर्स दिखा देंगे 60 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बन गया। अब आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब ये डिस्टेंस कैसे पता लगेगी, डिस्टेंस पता लगाने के लिए फिर आपको मैकेनिक्स का यूज करना पड़ेगा। x बार इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। तो उस केस में आपका ये x बार वाला काम बढ़ जाएगा। तो जब x बार मिल जाएगा तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज x बार, है ना। ये टोटल 4 मीटर लेंथ है, 4 मीटर में से ये वैल्यू x बार हो गई। तो ये वाली वैल्यू जो है वो 4 में से x बार को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो मिल जाएगी। तो इस फॉर्मूले से पहले x बार निकालिए, फिर उसके बाद में अब यहाँ पे एक ही फोर्स है ना, देखो यहाँ दो फोर्स थे, यहाँ पे एक फोर्स है, काम वही होंगे, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 60। पहली इक्वेशन यही बनेगी, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 60। पहली इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन में देखिए, दूसरी इक्वेशन में हल्का सा चेंज आएगा, ये आर बी मल्टीप्लाइड बाई 4, मैं यहाँ लिखता हूँ आर बी मल्टीप्लाइड बाई 4, ये डिस्टेंस 4 है ना, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये प्लस हो गया। उसके बाद ये 60 का फोर्स डाउनवर्ड है, ये क्लॉकवाइज देगा तो माइनस 60 इंटू ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितनी है, x बार, बस इक्वल टू 0।
ये सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी। इससे आप आरबी निकाल लेंगे, आरबी को आप उसमें पुट कर देंगे तो आपको आर आ जाएगा। तो कहने का मतलब पिछली वाली मेथड में आपके लिए ये एक्स बार निकालना का काम बढ़ रहा है ना, इसलिए जनरली हम इसे यूज नहीं करते हैं। अच्छा, कई लोगों को क्या है ना, एक्स बार का फॉर्मूला डायरेक्टली याद रहता है, मतलब वो इतने स्मार्ट होते हैं कि बोले एक्स बार ट्रेपीजियम का एक्स बार, जैसे ट्रायंगल का b/3 होता है तो बोले मुझे तो ट्रेपीजियम का भी याद है सर, h/3 × 2a + b डिवाइडेड बाय a - b, कुछ ऐसे करके एक फॉर्मूला भी है। तो यदि आपको वो फॉर्मूला याद है ना, जरूर नहीं है बिल्कुल सही हो, लगभग कुछ ऐसे आता है वो फॉर्मूला, तो a + b होता है। हाँ जो भी होता हो, मैं तो जनरली बस ही बता दिया। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो फिर आपको ये एक्स बार करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इस डिस्टेंस को इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए और आगे प्रोसीजर सेम रहेगा। बट मेरी सलाह ये है, डोंट गो फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज, जस्ट डिवाइड द फिगर इनटू सिंपल फॉर्म्स एंड डू इट अकॉर्डिंगली, वो आपको इजी रहेगा, ओके सर। अच्छा भी रहेगा। ठीक है, गुड। और कोई क्वेरी हो तो बताइए। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या किया है, एक तो हमने मशीन एलिमेंट की डिजाइन में 2 स्टेप एक्स्ट्रा समझे, एक तो मॉडिफाई द डायमेंशन और एक वर्किंग ड्राइंग। उसके बाद हमने मशीन की पूरी मशीन या मैकेनिकल सिस्टम की कंप्लीट डिजाइन प्रोसेस समझी है और उसमें भी 5 स्टेप हैं, है ना। और उसके बाद हमने रिएक्शंस को निकालना समझा है कि यदि कोई यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड है ट्रेपीजियम के शेप में, तो हम उसे सिंपली रेक्टेंगल और ट्रायंगल में कन्वर्ट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस मेथड पे जोर क्यों दे रहा हूँ, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड करके इसलिए जोर दे रहा हूँ कि मान लीजिए अभी तो मैंने आपको केवल रिएक्शन का ही काम दिया था। क्या काम दिया था मैंने आपको? केवल रिएक्शन का। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपको काम रिएक्शन के अलावा शियर फोर्स का भी दिया होता कि बताओ इसमें शियर फोर्स सबसे ज्यादा कहां पर है और शियर फोर्स किस हिसाब से वेरी कर रहा है ना, कौन सा पॉइंट क्रिटिकल है शियर फोर्स के अकॉर्डिंग। और मैंने आपको दिया होता कि इस वाले लोड में बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा कहां पर है ना, वो किस हिसाब से वेरी कर रहा है। तो अब आपके लिए ये काम भी साथ में है, तो केवल रिएक्शन ही तो नहीं है, साथ में शियर फोर्स भी करना है, बेंडिंग मोमेंट भी करना है। तो शियर फोर्स जब हम काम करेंगे तब भी, जैसे हमने रिएक्शन के केस में डिवाइड कर दिया था ट्रेपीजियम को 2 भागों में, एक भाग रेक्टेंगल एक भाग ट्रायंगल, तो जब हम शियर फोर्स पे वर्क करेंगे तो उस वक्त भी हम रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा शियर फोर्स का। यदि आप डिवाइड नहीं करेंगे तो आपका ट्रेपीजियम के हिसाब से शियर फोर्स का काम बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मतलब आप अपने लिए ही सरदर्दी पैदा करेंगे। तो डोंट गो फॉर दी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज, डिवाइड दी कॉम्प्लेक्स फिगर इनटू सिंपल फॉर्म्स, and similarly this logic will help for the bending moment also। ठीक है, तो जरा बताइए पूरी क्लास में कितने लोग हैं जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या ये दोनों डायग्राम बना सकते हैं? हाँ जी, कितने लोग कर सकते हैं? 3 पार्टिसिपेंट्स रेज हैंड, 4 5 6, गुड, संख्या बढ़ रही है ना, तो आप कर लेंगे, अच्छा है, चलो आपको फेथ है, गुड, विश्वास है, बढ़ गए 8 पार्टिसिपेंट, नाउ इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, गुड। तो ठीक है, तो इसका जो है आप एक असाइनमेंट ले लीजिए कि आप इसका जो है, इसका दोनों मत लीजिए, दोनों थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो दोनों लेना चाहते हैं? चलो दोनों ले लो, एक तरह से आपका ये कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, तो आपको जो सॉम की एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, तो आपको फिर अच्छा ही रहेगा, आगे मशीन डिजाइन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेट टेक दिस असाइनमेंट। देखो ये असाइनमेंट आप ऐसे मत समझना कि सर ने तो हमको सॉम का असाइनमेंट दे दिया है ना, ये असाइनमेंट सॉम का नहीं है, ये मतलब यूज करना है डिजाइन में, है ना। तो जितना सर आप भी करा देना कल एक बार। हाँ मैं करा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा, बट अभी 2-3 दिन आपको मिलेंगे क्योंकि हमारी क्लास वेडनेसडे आएगी, तो आपके पास संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन मिलेंगे आपको। तो 3 दिन में थोड़ा सा घंटे 2 घंटे इस वाले असाइनमेंट पे आप दीजिए। असाइनमेंट वही है, क्वेश्चन इज सेम, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग। तो पेपर होंगे? क्या कह रहे हो? तो पेपर हो पाएंगे फर्स्ट मॉड्यूल के?
फर्स्ट मॉड्यूल के पेपर, हाँ यूनिवर्सिटी जो भी डिसीजन लेगी, देखो अभी फाइनल ईयर के एग्जाम्स तो कराएं यूनिवर्सिटी में, ऑनलाइन कराएं ना। तो यदि ऐसा कुछ आया कि थर्ड ईयर के एग्जाम्स कराने हैं तो आपके लास्ट सेमेस्टर के भी एग्जाम रह गए हैं, वो भी ऑनलाइन करा दिए जाएंगे इफ नीडेड, ऐसा लगा और खुल जाता है तो फिर तो ऑफलाइन ही होंगे। तो ये सारी चीजें अभी अनसर्टेन है, दैट विल बी डिसाइड एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रूल्स ना, यूजीसी की जो भी गाइडलाइंस आएंगी उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको डिजाइन करेंगे, बताएंगे। बट एग्जाम्स होंगे, है ना, लैब्स भी होंगे, सब कुछ होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है और ये तो सर अभी तक तो नहीं लगा। हाँ, तो बस आप ऐसी रिदम बनाए रखिए, जहाँ भी दिक्कत है क्वेरीज करते रहिए। जब प्रॉब्लम्स दूर होती रहती हैं तो फिर आगे प्रॉब्लम्स कम आएंगे, आती नहीं है, मतलब फिर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, थैंक सर यू। आपके सब्जेक्ट में तो भी समझ में आ रहा है सर, कुछ सब्जेक्टों में तो समझ में ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। कौन कौन से सब्जेक्ट्स की क्लास चल रही है आपकी? सर अभी डायनामिक्स आपके पास कौन कौन सब्जेक्ट है? मशीन लर्निंग के अलावा रेफ्रिजरेशन है, हीट ट्रांसफर है क्या? हीट ट्रांसफर है सर, आईसी इंजन है, हीट ट्रांसफर ट्रांसफर है, थ्योरी ऑफ मशीन और डोम भी है। डोम भी है ना, हाँ काफी सारे सब्जेक्ट हैं। सोलर है, सोलर भी है, काफी वास्ट है। मतलब सीबीसीएस सिस्टम में सब्जेक्ट तो काफी आपको कवर कराए जा रहे हैं, बट ये वाली बात है कि उतनी डेप्थ में आप जा पा रहे हैं कि नहीं, है ना। गेट क्लियर करने के लिए आपको सब्जेक्ट के ऊपर ऊपर नहीं रहना है, सब्जेक्ट के थोड़ा डेप्थ में जाना है ना, तभी क्लियर होता है गेट। सर लैब कैसे हो रही है समझ नहीं आ रहा। लैब जैसे अब मशीन लर्निंग में तो हमने मैटलैब आपको बताया था लास्ट क्लास में, है ना। सर आपकी तो सॉफ्टवेयर वाली है, वो समझ में आ जाती है सॉफ्टवेयर वाले ठीक है, लेकिन जो सर वर्चुअल लैब बता रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा ना ऐसे, उनमें दिक्कत होगी। हाँ, तो देखिए अभी एक क्लास या एक ही क्लास हुई होगी ना लैब की, तो कम से कम 2-3 क्लास देखिए उसके बाद शायद कुछ फीडबैक आप ठीक से दे पाएंगे। अरे सर फॉर्मूले कैसे मतलब वो पुराने वाले कौन कौन से याद रखने हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स के और फोम के? जैसे फॉर्मूले कई बार याद नहीं आते ना अचानक। फॉर्मूले इम्पोर्टेंट देखो, जो फॉर्मूले आएंगे अभी नई वो तो मशीन डिजाइन डाटा बुक में सब होंगे ही, है ना, उन्हें तो याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो बस वहां से देखना है और यूज करना है। लेकिन एग्जाम में ये देखने में आता है कि जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो एग्जाम के दिन मशीन डिजाइन डाटा बुक में फॉर्मूले ही देखते रहते हैं कि कौन से पेज पे फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता और टाइम की कमी से उनके क्वेश्चन छूटते हैं। तो यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कम से कम ये अंदाजा लग जाता है कि ये वाला फॉर्मूला यार उस चैप्टर में उस पेज पे है, तो आप जल्दी से डाटा बुक पलट के और जल्दी से अपने काम को क्वेश्चन को सॉल्व करें। सर एक बात जो हमारे अप्लाइड के और सोम के फॉर्मूलाज होंगे वो अप्लाइड और सोम में तो आप क्या करें, एक तो बीम के फॉर्मूले जितने भी हैं वो आने चाहिए आपको, है ना, और आपको वेरिग्नॉन थ्योरम आना चाहिए, और आपके डायना ये डी लम्बर्ट प्रिंसिपल वगैरह है, मतलब मैकेनिक्स पूरी आनी चाहिए। देखो मैकेनिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो रटने का हो, उसके फॉर्मूले तो कंसेप्ट से याद रहते हैं। यदि आपको मैकेनिक्स का कंसेप्ट है तो उसके फॉर्मूले आपको याद रहते हैं। और सॉम के अंदर बात करें तो उसमें फेलर थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी, जैसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, है ना, 4-5 तरह की थ्योरी हैं, और भी थ्योरीज है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, है ना। हाँ, वो थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। मतलब मशीन डिजाइन में सॉम का जो पार्ट यूज होता है वो फेलर क्राइटेरिया वाले स्टेप पे यूज होता है। तो फेलर क्राइटेरिया में कौन सी फेलर थ्योरी लगेगी, है ना, तो ये हमें डिसाइड करना। तो सॉम में यदि आपको रिवाइज करना है तो यू रिवाइज दी फेलर थ्योरीज, है ना। और अप्लाइड मैकेनिक्स में यदि रिवाइज करना है तो थोड़ा सा लामीज थ्योरम वगैरह कर लीजिए रिवाइज, और वेरिग्नॉन थ्योरम कर लीजिए, डे लम्बर्ट प्रिंसिपल कर लीजिए। तो सारी बता दीजिए, बाद में दिक्कत ना है सर। क्या? तो सारी थ्योरम बता दीजिए कौन सी पढ़नी है, तो दिक्कत ना है मशीन डिजाइन में। तो हम नहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना, हम हैं साथ में, बता नहीं आप बता दीजिए सर, फिर फ्लो नहीं टूटना चाहिए ना सर हम लोग अभी। हाँ, तो अभी आप ना इक्विलिब्रियम फोर्स और इक्विलिब्रियम पढ़ लीजिए फिलहाल, है ना। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए सर अब जो हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का है, और बाकी में मान लो अगर पेपर होते हैं तो वो सेकंड ईयर के, तो सर ये मैनेज कैसे होंगे वो भी बता दीजिए कि कैसे मैनेज करें फिर इसको।
अभी जो पढ़ रहे हैं ये तो है थर्ड ईयर का, मतलब 5वें सेमेस्टर का है ना। और पिछली सर, बार तो आपने पढ़ा है फोर्थ सेमेस्टर का। फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम आपके अभी डेट तो आई नहीं है, लेकिन अगस्त में होने का है जहाँ तक है ना। हाँ तो सर अगर होगा तो फिर ये दोनों मैंने अब इसको भी पढ़ना है, तो उसके चक्कर में कहीं वो फिर वो छूट गया तो फिर भूल, क्योंकि अगर ज्यादा दिन तक रह जाएगा तो पक्की बात है कि भूलना तो निश्चित है। सही तो है। फिर तो अगर उसको हाँ, तो फिर उसको फोर्थ सेमेस्टर में अब जो भी आपने नोट्स तो बना ही रखे होंगे। आप कैसे सर, पढ़ते हैं? नोट्स मतलब पढ़ने के दो तरीके रहते हैं, एक तो सर ये है नोट्स कहाँ है सर? नोट्स है ही नहीं उसके। नोट्स कॉलेज ऑनलाइन नोट्स बन हाँ, सर, ऑनलाइन क्लासेस जो हुई हैं उनसे नोट्स तो बने होंगे ना। सर प्रमोट जैसे कर देना। मैं अभी आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपने घर में बैठकर जब देख रहे हैं तो आप कम से कम कुछ नोट्स तो करते होंगे ना अपनी कॉपी पेन पे। सर इसको तो नोट्स कर दें, लेकिन जो पिछले जो फोर्थ सेमेस्टर के नोट्स है वो तो हमारे पास नहीं है ना, तो उनके अगर पेपर हुए तो उसको कैसे पढ़े? नहीं, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में भी आप देखें कि मार्च में लॉकडाउन हुआ था, 22 मार्च के बाद। तो मार्च यस अप्रैल इसमें पूरी ऑनलाइन क्लास चली थी हर सब्जेक्ट की। यस सर। ठीक है, तो उन ऑनलाइन क्लासेस में आपने हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाए होंगे। मतलब हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से कि यदि हमने ऑनलाइन सिलेबस कंप्लीट किया है तो स्टूडेंट ने भी ऑनलाइन उसके नोट्स बना लिए हैं अपनी सर कॉपी। मॉड्यूल